नमस्कार दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे आपको अर्थशास्त्र की मूलभूत चीज़ें, जिस तरीके से आवारा पूंजी या हॉट मनी कह लीजिए, या जिस तरीके से फ्लाइट ऑफ कैपिटल ने परेशान किया हुआ है पूरी दुनिया को, आज से नहीं पिछले 3 दशकों से किया हुआ है। तो इसमें जो राइजिंग डॉलर है उनकी अर्थव्यवस्था खराब करती है, तो डॉलर स्ट्रांग होता रहता है। उसमें एक थ्योरी ये भी है जो काफ़ी क्रेडिबल है कि जो चाइना ने जो उनका एक तरीके से जो रिजर्व्स हैं, अगर डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो वो चाइना को हर्ट करेगी, तो उसको एक तरीके से आर्टिफिशियली भी किया है। लेकिन डॉलर के ऊपर बहुत बातें हो सकती हैं। डॉलर की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वहाँ का सिस्टम बहुत स्टेबल है अमेरिका का। इस वजह से डॉलर में इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई परेशानी होती है पूरी किसी भी दुनिया में कहीं पे भी, तो वो डॉलर की तरफ भागता है पैसा सारा, या गोल्ड की तरफ जाता है। लेकिन जैसे रशियन रूबल है, वो हमारा सबसे ज़्यादा गोल्ड बैक करेंसी है इस वक्त। तो दुनिया भर में ये सब लेके, करेंसी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, कोविड के मद्देनज़र अर्थव्यवस्था जिस तरीके से एक नई किस्म के चैलेंज में आने वाली टाइम में, अगले 5-7 सालों के अंदर पूरी इकोनॉमी चेंज होने वाली है। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज का चलन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, जिस तरीके से स्पाइंग हो रही है, जिस तरीके से डिस्ट्रस्ट बढ़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये उसके समझने के लिहाज से आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक पकड़ की जरूरत होगी। और तौर से जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा होगी, तो उस लिहाज से ये टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और इसमें सितंबर महीने का हम पूरा आकलन करेंगे, किस तरीके से ये एक तरीके से एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है ये कैसे टर्न नेगेटिव हो गई है। और इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे राइजिंग डॉलर जो है, उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, ये नेगेटिव कैसे चली गई है, इसके सारे हम आंकड़ों के हिसाब से, ग्राफ भी हैं इसमें, चार्ट्स भी हैं, हम ट्रेंड भी देखेंगे। तो सितंबर जो है ये तीसरा महीना होगा इस साल का जहां पर नेट फॉरेन आउटफ्लोज जो हैं वो आपके एक तरीके से नेगेटिव में गए हैं। तो ये बहुत बड़ी फिक्र वाली बात है इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से। तो एक्सपर्ट्स का कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईएम्स जो हैं, यानी इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं आपके, इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ जो हैं, करेंसी वीक ही रहने वाली हैं अगेंस्ट डॉलर, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो जो पॉजिटिव न्यूज़ होगी वो अमेरिका से आएगी, किस तरीके से आएगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से डॉलर ने गेन किया है ऑलमोस्ट सभी मोस्ट ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट में, 31 अगस्त को उनका 1161, अगर हम ब्लू मार्क डॉलर इंडेक्स पे हम बात करें, तो सितंबर 28 को डिप आया था, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये नेगेटिव भी चला गया था इंडिया के लिहाज से। तो जो फ्लोज है इसके जो बुनियादी चीज़ें हैं, हम चलिए उन पे बात करते हैं। तो जो स्पाइक है, जो एक तरीके का जो डॉलर के अंदर इसको किस टर्म को यूज़ किया जाता है, उसने थोड़ा सा उससे, जैसे कहते हैं ना, गोल्ड का ग्लिटर ले लिया गया है, या उसकी कुंद कर दी गई है उसकी धार। तो एक तरीके से स्पाइक जो है वो डॉलर का एक तरीके से इंडियन करेंसीज में या इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर सितंबर में थोड़ी सी कम हुई है। तो अगर आप डॉलर के इंडेक्स को अगर आप गौर फरमाएं उस पर, तो एक तरीके का एक गेज होता है जो परफॉर्मेंस देखता है, जो ग्रीन बैक जो डॉलर को कहा जाता है अगेंस्ट मेजर करेंसीज, तो एक तरीके का इंडिकेटर होता है। तो डॉलर का जो इंडेक्स है ये होवर करता रहा 2 महीने के अंदर। इसके अंदर अनसर्टेनिटीज थी, जो फिस्कल स्टिमुलस आना है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काफ़ी कर रहा है काम, जिस तरीके से वहाँ से एक अच्छी खबर आनी है। तो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, खास तौर से कोविड पेंडेमिक में, जो ये एक तरीके से हिट किया है पूरी दुनिया को और खासकर अमेरिकन इकोनॉमी को, जिस तरीके से वहाँ पे डेथ रेट है, उनकी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी उसमें भी इसका जिक्र बहुत जोर शोर से आया था, उसमें काफ़ी सफाई देनी पड़ी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको लेके किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी अमेरिकन सरकार की, वहाँ के स्टिमुलस पैकेजेस की। लेकिन तब तक इसमें जो है कि एक पैनिक में रिजल्ट हुआ है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, पॉलिसीज को लेके अनिश्चितता, एक माहौल तैयार हो गया है दूसरी इकोनॉमीज के अंदर। तो अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा किस तरीके से फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है, ताइवान जैसे मिलियन डॉलर्स में करें तो 1920 में इसमें चार्ट पे भी आते हैं हम। तो बेसिकली अब इसमें हुआ क्या है, कहानी ये है इसमें कि जो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स है, इन्होंने शार्प रिबाउंड देखा है पिछले पास 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, ऐसा एनालिस्ट ने कहा है। जो डॉलर का जो एक तरीके से एक्सेंट है, डॉलर जो स्ट्रांग हुआ है, ये लेकिन एक वरी की कॉज है। तो जिस तरीके से ये फर्दर एक्सेलरेट करेगा, तो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं, आउटफ्लोज जो हैं, ये जो है आपके नेगेटिव टर्न
होंगे ही होंगे। तो अगर आप पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने जिस तरीके से इसकी सेलिंग की है, तो उसने टॉप किया है 10,000 रुपीज़ के मार्क को, यानी 1 पॉइंट जो उसका जो आपका इंडिकेटर है उसमें डॉलर 1.3 बिलियन का एक तरीके से इसने इसको टच किया है। तो एफपीआई की अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट टैली को देखें तो ये एक्सपेक्टेड रही है सितंबर में नेगेटिव की। तो जो पहली बार होगा 4 महीनों के अंदर, बड़ी खबर ये है। तो चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं स्ट्रेटेजी को लेके। जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, इस वाला चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ शार्प रिवर्सल नहीं होता है फ्लोज का अगले 2 रिमेनिंग सेशंस के अंदर, ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, तो और ज़्यादा स्थिति जो है वो हमारी इकोनॉमी की और थोड़ी ज़्यादा पतली होने वाली है। तो आप ये देखें कि जिस तरीके से आउटफ्लो जो मिलियन डॉलर्स का हुआ है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर सितंबर के महीने में, इंडिया से 221, जो काफ़ी कम है। थाईलैंड देखिए, थाईलैंड की इकोनॉमी पे मैं एक फीचर तैयार करूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। आपको ग्लोबल मार्केट्स और जिस तरीके से जो वर्ल्ड बैंक का जो अपडेट आया है उसमें जिस तरीके से ईस्ट एशिया पैसिफिक की जो उन्होंने बात की है चाइना की, तो उसमें थाईलैंड की जो इकोनॉमी है काफ़ी एक तरीके की पिवट रही है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। और वर्ल्ड बुक्स में मैं वर्ल्ड इकोनॉमी का, उसमें वर्ल्ड बैंक का जो अपडेट आया उस पर मैंने डिटेल से बात की है, आप प्लीज़ देखिए। ब्राज़ील का 735 मिलियन डॉलर बाहर निकल गया है। साउथ कोरिया का 893, जो काफ़ी सब्सटैंशियल है। इंडोनेशिया का देख लीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो वर्ल्ड बैंक का अपडेट आया उसने क्यों कहा है कि ये यहाँ पे फिक्र होने वाली है। 0.9 का पिछले 50 साल के अंदर सबसे ज़्यादा निचली ग्रोथ देखी जाएगी वहाँ पर। तो ये 954 वजह बिल्कुल साफ है। ताइवान आप देख लीजिए, चाइना को लेके भी उसने बहुत चिंता जताई है। तो 1920, आई मीन इट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट है कि लगभग लगभग 10 गुना करीब है वो इंडिया का जितना हुआ है। और अब देखेंगे ये इकोनॉमी किस तरीके से मार करेगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो हम फाइनेंशियल मॉडल की अगर हम बात करें कैसे इसको किया जाना चाहिए, तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने कहा है जो राइजिंग डॉलर है ये बहुत साफ निशान है, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि इन्वेस्टर्स जो हैं अब वो रिस्क लेने को राजी नहीं हैं। यानी कि जो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो एक तरीके की जो टेंडेंसी होती है मार्केट्स के अंदर गेन करने की, वो वाली से ना करके अब रिस्क एवर्स हो गए, यानी रिस्क लेना ही नहीं चाहता है कोई। तो सेव मोड पे चला गया है, सेफ्टी बटन ऑटो पायलट पे इकोनॉमी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने खुद को डाल दिया है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो अगर हम कलेक्टिव देखेंगे सारे मार्केट के अंदर, एक कंट्री के और एडजॉइनिंग कंट्रीज के और इमर्जिंग मार्केट्स के, तो स्थिति जो है भयावह हो जाएगी, जो हो गई है ऑलरेडी। कोविड ने उसको और ज़्यादा एक तरीके से एक्सपोज भी किया है काफ़ी सारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को, तो एक अलग बहस हो जाएगी वो। हम इसी पे रहते हैं। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं अगर, तो इंडिया जो है एक वन ऑफ द फ्यू मार्केट हैं जिसने अट्रैक्ट किया था एफआईपीज को, जो फ्लोज थे प्रीवियस मंथ्स में। लेकिन जो राइज हुआ था कोविड केसेस के अक्रॉस द ग्लोब, और स्पेशली जो सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन है यूरोप के अंदर, और जो स्लो डाउन है इकोनॉमी के अंदर हमारी, और लॉकडाउन की वजह से जो है उसने बहुत मार दी है आपको एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर भी। ना सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में इकोनॉमी धराशायी हुई है, एक्सटर्नल सेक्टर में भी, हर एक कोर सेक्टर्स में भी मैं बनाऊंगा 8 के 8 कोर सेक्टर्स ठप पड़े हैं, सिर्फ एक में थोड़ा सा सुधार है। तो अगर ये स्टेलमेंट अगर जारी रहा एक तरीके का स्टिमुलस पैकेज को लेकर, इसमें भी मैंने एक डिटेल फीचर बनाया है, प्लीज़ देखिएगा उसे भी। तो उस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं वो सितंबर्स में एक तरीके से रिस्क ऑफ सेलिंग हो गई है। यहाँ पर रिस्क ऑफ सेलिंग बहुत तगड़े पैमाने पे हुई है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। तो डॉलर जो है वो सेफ हेवन रहा है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, उसमें बहुत डिटेल से बात हो सकती है। हम आपको अगर पीछे पीछे से ले जाएं तो हम आपको रूजवेल्ट के बाद से, और जिस तरीके से उसमें आइजनहावर के वक्त में अगर हम बात करें, उसके बाद जो मिल्टन फ्रीडमैन की जो इकोनॉमिक्स रही है, उसके बाद बहुत बातें हो सकती हैं डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो उसके बाद हम आगे चलें तो इसके बाद अर्स्टवाइल यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद रोनाल्ड रीगन पॉलिसीज, उसके बाद क्लिंटन पॉलिसीज जो रही हैं, तो इकोनॉमी यूएस की बेकार करती रही है, हमेशा परेशानी में रही है, लेकिन डॉलर हमेशा मजबूत रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो इसमें बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, हम इसी टॉपिक पे रहेंगे, एफपीआईज पर। तो इसमें जो है तो डॉलर जो है सेफ हेवन की तरह देखा जा रहा है। तो जिसमें हम टू मच रिस्क नहीं हुआ, सेंटीमेंट नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो यूएस के इलेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं, तो पीपल होल्ड भी कर रहे हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। जिस तरीके से एक तबका कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से वापसी कर लेंगे, जिस तरीके से फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट में हमने देखा, इंटरप्शन हुई, पर्सनल अटैक्स हुए, कहने को दोनों के पास कुछ नहीं है। उन्होंने तो, जो बाइडेन ने तो आंसर ही मना कर दिए थे कुछ कुछ एक सवालों के। तो कहने का मतलब ये कि जो बाइडेन जो है हमेशा वीक फुटिंग पे ही देखे गए हैं। लेकिन इसमें देखते हैं उनका क्या होगा। तो लोगों के अंदर एक अनिश्चितता है,
जैसे उनकी टेक कंपनीज है वो नहीं चाहती डोनाल्ड ट्रंप वापस आए। चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर है चाइना नहीं चाहता, लेकिन रशिया का ऐसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो एक नई किस्म की वॉर देखने को मिलेगी जो रशिया को फेवर करेगी। तो बहुत कुछ है तो स्टेलमेंट को लेकर, लेकिन उसका डायरेक्ट जो इम्प्लीकेशन है, इफेक्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, वो भी मार्केट्स पे पड़ता है। और मार्केट्स पे एक जगह पड़ेगा तो स्पाइरल इफेक्ट से रिpercussions जो हैं उसके, वो पूरी दुनिया में देखे जाएंगे, और खासतौर से इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं फॉरेन कैपिटल के ऊपर। तो इस जो ये आपकी रिमेन वीक ही रहने वाला है। तो अगर आप इसका स्टिमुलस पैकेज की बात करें तो वो एक फिलिप दे सकता है मार्केट को, जिससे क्या होगा कि कुछ जो हैं उससे इंडिया में भी वो पैसा आ सकता है। तो जो आफ्टर शॉक्स होंगे उसमें 3 होगा। एक तो राइज ऑफ कोविड केसेस मैंने बताया, इसका फर्क पड़ेगा, सेकंड वेव का, स्टेलमेट का, स्टिमुलस पैकेज का, और अगर ऐसा दिया जाता है तो उसका जो होगा वो पैसा जो है इंडिया में आने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स जो हैं अभी कीनली वॉच कर रहे हैं कि सितंबर का जो रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, जो इसके बाद जो इंडिकेटर्स रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के, वो थोड़ा सा स्टार्ट, मैंने कहा ना अभी जैसे एक आध सेक्टर अच्छा कर रहा है लेकिन आंकड़ों में कर रहा है, तो वो भी धीरे धीरे एक्सपोज हो जाएंगे। फेस्टिव सीजन है इंडिया में तो उससे काफी उम्मीद हो रही है क्वार्टर 2 के अंदर, लेकिन क्वार्टर 3 में फिर से वही हाल, ढाक के तीन पात हो जाना है हमारी इकोनॉमी के अंदर, फिर वही जलेबी इकोनॉमिक्स में हम जाएंगे। हम रस ढूंढते रहेंगे शेप में कि इसमें कहाँ से आया, लेकिन कुछ मिलने वाला है नहीं। क्वार्टर 4 तक आते आते इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी अगर उसमें कुछ किया ना गया। तो उसमें हम इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से भी फिस्कल पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं। अब वो किस शक्ल में आएगा, जैसे पिछला वाला आया एक तरीके का वाटरशेड मूवमेंट था वो, सरकार ने उसको कहा, लेकिन 20 लाख करोड़ काफी बड़ा अमाउंट था। बजट ही आपका 30 लाख करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट एक तरीके से बजट का भी लगभग लगभग आप उसे मान लीजिए कि 50% से ज्यादा था, लेकिन वो किस तरीके से एक तरीके का आई वॉश में तब्दील हो गया अल्टीमेटली इवेंचुअली। तो जो स्टिमुलस पैकेज है उसके अंदर अलग नजरें लगी हुई हैं, लेकिन इसका जो एक फ्लिप साइड है और जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लिप साइड है वो एक फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा देगा, सब्सटेंशियली बढ़ा देगा, जो ऑलरेडी हाई है। मैंने उस पर भी एक फीचर कवर किया, प्लीज देखिएगा। तो हमने पिछले स्टिमुलस पैकेज से अगर कुछ लेसन ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा, और अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर इकोनॉमी के हाल अगले 3 से 4 साल तक, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स पहले ही कह चुके हैं कि इंडियन जो बैंक्स होंगे वो कम से कम 2024 के आसपास अब उम्मीद कीजिए वो नॉर्मल होंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुकी हैं कि हम स्टेट बैंकों के भरोसे हम रिकवरी करना चाहते हैं, तो बैंकों को अपने कोर सेक्टर लैंडिंग में, यानी कि आप लैंडिंग करेंगे, और मैंने बैंक पे एक फीचर की थी आरबीआई डेटा के बेस्ड में, इसमें 40 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ डूबने की संभावना प्रबल है। और जिस तरीके से 12 बैंकों का भी मैंने उसमें डिटेल किया है, तो आप इसको देखिएगा, बड़ी दिलचस्प स्टोरीज हैं ये। और जिस तरीके से आप इंडिया के अंदर ही नहीं सभी मार्केट्स में, जैसे मैंने पहले कहा था, साउथ कोरिया हो, ब्राजील हो, ताइवान हो, शार्प आउटफ्लोज है, सभी में ये देखा जा रहा है। तो ईएमएस तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर ये देखा गया है 2% से 5% इसमें जो है एक तरीके का शार्पर आउटफ्लोज हुए हैं। तो अगर डॉलर की आप वैल्यू देखें, इसमें देखें, तो उसमें बहुत कुछ है जो इकोनॉमी को आगे बढ़ने में एक तरीके का हर्डल की तरह देखा जाएगा, लेकिन ये चैलेंज तो हमेशा से रहा है इकोनॉमीज के आगे। देखते हैं इससे किस तरह से हुकूमतें निपटती हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।